हेलो एवरीवन। जो लास्ट हमारा टॉपिक था वो कहाँ पर हमने एंड करा था लेक्चर, लंग्स के बारे में पढ़ लिया था आपने कि क्या कवरिंग है ना, कैसे कैसे डिफरेंट जोन्स जो है ये कनेक्ट करते हैं लंग्स को, है ना। क्या क्या इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होती है, क्या क्या नहीं, वैसे तो एक ही फ्लूइड प्रेजेंट होती है। और उसमें अगर कुछ डिसऑर्डर हो जाए वो भी देख रखा था हमने। इसके लोब्स से भी थोड़ी चर्चा करी थी कि किसमें कितने लोब्स होते हैं। राइट वाला पार्ट जो है वो बड़ा है ना, लेफ्ट वाला जो है वो छोटा है। अब लंग्स के अंदर की तरफ हम मूव करते हैं कि लंग्स को अगर हम देखेंगे तो हमें क्या चीजें दिखेंगी, है ना। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है इसकी? एल्व्यूलाई होती है। नंबर ऑफ एल्व्यूलाई कितनी है? 300 मिलियन एल्व्यूलाई जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, है ना। और यही एल्व्यूलाई जो होती है हमारी एक्चुअल साइट ऑफ क्या होती है? डिफ्यूजन क्या होती है? एल्व्यूलाई में ही एक्चुअली डिफ्यूजन होती है, ठीक है। अब वॉल्स ऑफ एल्व्यूलाई में करते हैं, दो होती है, आउटर होती है, इनर होती है। इनर वाले को क्या कहते हैं? न्यूमोसाइट्स कहते हैं। और ये किस कौन से सेल्स होते हैं इसमें? टिश्यूज कौन सी होती हैं? तो यहाँ पे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज होती हैं, वो कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? न्यूमोसाइट्स पे। व्हाट आर न्यूमोसाइट्स? तो ये एल्व्यूलाई जो हैं उनके इनर वॉल पे प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स हैं, है ना। अब न्यूमोसाइट्स का क्या रोल है और थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो, most of these pneumocytes are type 1 which helps in gaseous exchange, while few pneumocytes are type 2 which are larger in size, secrete lecithin which is a phospholipid, and this act as surfactants which prevents the collapsing of alveoli by reducing its surface tension। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि न्यूमोसाइट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। तो एल्व्यूलाई में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कौन सा प्रेजेंट होता है? टाइप 1। और थोड़े जो होते हैं वो कौन से होते हैं? टाइप 2 होते हैं। टाइप 1 जो होता है वही क्या करवा पाता है? डिफ्यूजन करवा पाता है। मतलब गैसियस एक्सचेंज जो हो रही है एल्व्यूलाई के अंदर वो किसकी वजह से होगी? टाइप 1 की वजह से होगी। तो फिर टाइप 2 का क्या काम है? टाइप 2 जो होता है वो तुम्हारी जो एल्व्यूलाई है उसको कोलैप्स करने से बचाता है, क्योंकि उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? फॉस्फोलिपिड का होता है, वो लेसिथिन उसमें प्रेजेंट होता है ना। तो वो एल्व्यूलाई को क्या करता है? कोलैप्स करने से, उनके जो सेल्स हैं उनको कोलैप्स करने से वो बचाता है। कैसे? बाय रिड्यूसिंग इट्स सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन पढ़ा है आप लोगों ने, क्या होती है सरफेस टेंशन, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एरिया वो ऑक्यूपाई कर रहा है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना। ये हमने कर लिया। अब चलो इस पे थोड़ा सा हम वो कर लेते हैं एक बारी कि ये हमारी एल्व्यूलाई है ना, ऐसे ये एल्व्यूलाई है ना। इसके अंदर दो तरह के सेल्स हैं, है ना। ये क्या है तुम्हारे? न्यूमो, इन्हीं के बारे में ही पढ़ते हैं। तो इसको ना ऐसे कर दिया हमने कि मान लो कि इसमें जो कुछ सेल्स हैं जिसको मैं ऐसे रेड से मार्क कर रही हूं, वो क्या है? ये टाइप सेकेंड वाले हैं, क्योंकि इनकी नंबर जो है वो क्या है? बहुत ही कम है। और ये जो ग्रीन से है जिसपे कोई मार्किंग नहीं है वो कौन से हैं? वो ये वाले कौन से हैं? टाइप 1 है। इनकी नंबर्स जो हैं वो क्या है? ज्यादा है। टाइप 2 वाली जो होती है वो क्या करती है? कोलैप्स करने से उनको बचाती है। कैसे? बाय रिड्यूसिंग देयर सरफेस टेंशन। बस इतनी सी बात है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर देखते हैं, इंटरनल सरफेस ऑफ एल्वेलाई इज टर्म्ड एज रेस्पिरेटरी सरफेस। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द एंडोडर्म ऑफ एम्ब्रियो। ये सारी चीजें थोड़ा सा आप ध्यान दे दो कि कहाँ से कौन सा मीजोडर्मली डिराइव्ड है, कौन सा एंडोडर्मली डिराइव्ड है। तो अभी ये कह रहे हैं कि जो एल्व्यूलाई है उसका जो अंदर वाला सरफेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सरफेस होते हैं, कहते हैं इसको। फेगोसिटिक सेल्स आर इन एल्व्यूलाई इज कॉल्ड डस्ट सेल्स। अब देखो हर सेल में, है ना, ऐसी मैकेनिज्म होती है कि वो कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब भी उस पे आए तो वो उसको क्या करे? इनगल्फ कर जाए। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फेगोसाइटोसिस। ये तुम्हारी सेल की एक मैकेनिज्म होती है। तो इसमें जो फेगोसिटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डस्ट सेल्स। तो अगर ऐसे आ जाए क्वेश्चन कि डस्ट सेल्स जो होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, आप क्या लिखोगे? एल्व्यूलाई में। और ये बेसिकली क्या करते हैं? फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं, ठीक है। अब देखो
मैमेलियन लंग्स आर सॉलिड एंड स्पॉन्जी, देयर इज नो सेंट्रल कैविटी। इस चीज को बहुत ही ध्यान से हमें देखना है। हमें ऐसा लगता है कि जो लंग्स है इसका काम क्या है, एयर को एक्सचेंज करने का। तो अगर कोई भी चीज जहां से एयर पास आउट हो सकती है, वैसे अगर एक कॉमन इंसान से हम पूछेंगे तो उसको क्या लगेगा कि ये एक हॉलो सा स्ट्रक्चर होगा, बट ऐसा नहीं होता है। हमारी जो लंग्स होती है वो कैसी होती है, सॉलिड होती है, और वो स्पॉन्जी होती है, मतलब लाइट इन वेट होती है ना। और इसमें कोई भी कैविटी नहीं प्रेजेंट होती है। ऐसे तुम्हारे पास एक सिनेरियो अगर पेश किया जाए बहुत सारे उसमें क्लॉज लगा के कि हैविंग दैट कैविटी, और उसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाए, तो तुमको पहले ही एलिमिनेट करना है कि ये क्वेश्चन जो है ये लंग्स का नहीं होगा, क्योंकि इसमें कैविटी बताई जा रही है और लंग्स के अंदर कोई भी कैविटी नहीं होती है, वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। अब देखो, muscles are absent in the lungs of mammals, so the power of self contraction and self expansion is absent in lungs। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हम ये कहें कि कोई भी चीज है, कोई भी ऑर्गन है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है या एक्सपेंड करना है, तो पहला चीज जो हमारे दिमाग में आएगा वो क्या होगा, मसल्स। मसल्स ही तो करवा सकते हैं ना, उसको कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, उसको एक्सपेंड करवा सकते हैं, बट जो लंग्स है उसके अंदर तो मसल्स ही नहीं है। और अभी जब हम आगे के स्लाइड्स में मूव करेंगे तो हम देखेंगे कि लंग्स जो है उसका साइज रिड्यूस हो रहा है ना, फिर देखेंगे कि उसका साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो फिर ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा जब इसके पास मसल्स ही नहीं है, तो ये चीजें कैसे हो रही हैं, है ना। तो ये चीजें अचीव हम इसलिए कर पाते हैं कि हमारा जो थोरैसिक चेम्बर है जिसके अंदर हमने लंग्स को प्लेस किया है, वो उसको उसमें लंग्स की प्लेसमेंट इस तरीके से है कि वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है वो अचीव कर पा रहा है, इसके बावजूद भी कि लंग्स में मसल्स नहीं है। देयर इज नो मसल्स इन लंग्स, देयर इज नो कैविटी इन द लंग्स। ठीक है, तो मैमल्स जो होते हैं उनके लंग्स में क्या होती है, सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन और सेल्फ एक्सपेंशन जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। क्यों, मसल्स जो है वो प्रेजेंट ही नहीं है वहां पर, तो वो सेल्फ नहीं कर सकता है। उसमें कुछ ऐसी मैकेनिज्म होगी कि उसको करवाया जा रहा है, वो खुद नहीं कर सकता है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं थोरैसिक केज के बारे में। थोरैसिक केज का क्या मतलब होता है, पिंजरा, है ना। तो थोरैसिक केज वो पिंजरा है जिसके अंदर हमारा जो लंग्स है वो होता है ना। तो कवरिंग ऑफ थोरैसिक कैविटी, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि थोरैसिक केज जो है वो बना कैसे है ना। तो हम इसका एंटीरियर सरफेस जो देखेंगे वहां पर कौन सी बोन होती है, क्लेविकल बोन या फिर नेक। क्लेविकल बोन इज योर ब्यूटी बोन, उसका मतलब वैसे हम नाम देंगे तो उसका क्या नाम होता है, ब्यूटी बोन। दिस बोन इज योर क्लेविकल बोन, ये ऊपर की तरफ होता है। पोस्टीरियर सरफेस में क्या होता है, डायफ्राम। नीचे के साइड में क्या होता है, डायफ्राम। डायफ्राम हमने पढ़ा था पिछली स्लाइड में कि डायफ्राम क्या है, एक यू शेप स्ट्रक्चर है जो कि सेपरेट करता है किसको, थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से, है ना। अब डॉर्सल सरफेस की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, पीछे की साइड में वर्टिब्रल कॉलम होगा। और ऐसा अगर मान लो एक 3D स्ट्रक्चर इमेजिन करो, केज जो होगा वो 3D स्ट्रक्चर होगा, पीछे की साइड में फिर ये इधर वाला भी पोर्शन इसमें आएगा, तो इसमें क्या आ जाएंगे, रिब्स भी आ जाएंगे। तो डॉर्सल में क्या होगा, रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम। और वेंट्रल में भी रिब्स तो आएगा ही कॉमन, और क्या आ जाएगा, स्टर्नम आ जाएगा। और लेटरल सरफेस पे तो है ही रिब्स, तो ये रिब्स आ जाएगा। तो इसके 4 साइड होते हैं, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, सॉरी 5 साइड होते हैं और साइड, है ना। एंटीरियर में क्या होगा, क्लेविकल और नेक, है ना। खुद को इमेजिन कर लो या फिर सामने वाले इंसान को देख लो, तो क्या होगा, नेक, क्लेविकल बोन। नीचे में क्या होगा, डायफ्राम होगा। फिर इसका कौन सा साइड आता है, डॉर्सल साइड आता है। पीछे की साइड में क्या होगा, वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब्स। वेंट्रल साइड में स्टर्नम एंड रिब्स, और लेटरल साइड में क्या होगा, ठीक है, रिब्स होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं सारे मसल्स के बारे में थोड़ा बहुत कि क्या क्या चीजें हैं ये, और ये क्या इनकी क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डायफ्राम के बारे में। तो ये क्या है, अ मस्कुलर सेप्टम विच इज फाउंड ओनली इन मैमल्स एंड क्रोकोडाइल। तो डायफ्राम जो है हम कह सकते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, मैमल्स का, है ना। वैसे तो ये पाया जाता है किसमें, क्रोकोडाइल्स में ही पाया जाता है, बट ये मैमिलियन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, डायफ्राम है। नॉर्मल शेप ऑफ डायफ्राम इज डोम लाइक which divides the body cavity into 2 parts, upper thoracic cavity and lower abdominal cavity।
देखो इसमें क्या होता है कि इसका जो नॉर्मल शेप होता है वो ही ऐसा रहता है, डोम शेप, है ना। अगर इसमें कुछ मूवमेंट हो रही है तो या तो ये ऐसे फ्लैट हो जाएगा, है ना। अगर इसमें तुम कुछ भी इसमें ऑल्टर करवाओ इसकी पोजीशन को, तो इसका पोजीशन कुछ ऐसा, मतलब इतना फ्लैट नहीं होगा, कुछ ऐसा फ्लैट हो जाएगा। और ये नॉर्मली कैसा रहता है, ऐसा डोम शेप रहता है, ठीक है। अब क्या है कि जो डायफ्राम है इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, हो सकता है, तो इसमें कुछ मसल्स भी प्रेजेंट होंगे, है ना। तो वो मसल्स क्या क्या है, रेडियल मसल्स। कौन से मसल्स प्रेजेंट होते हैं, रेडियल मसल्स। बाय द कॉन्ट्रैक्शन इन दीज मसल्स डायफ्राम बिकम्स फ्लैटेंड इन शेप, सो द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक इंक्रीजेज इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, ठीक है। देखो इस चीज को हम थोड़ा समझते हैं यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू। क्या होता है कि ये हमारे डायफ्राम का नॉर्मल शेप है। कैसा शेप है ये, डोम शेप, है ना। अब हम क्या करते हैं कि इसको एक एक ऐसी, सॉरी, एक ऐसी कंडीशन लेके आओ जब ये थोड़ा फ्लैट हो, ऐसा हो। मतलब ये क्या हो गया, नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ। तो मुझे एक बात बताओ, ऊपर में कौन सी कैविटी है, थोरैसिक है, और नीचे में कौन सी है। तो अगर ये जो ग्रीन लाइन है अगर रेड जहां पे है वहां पर शिफ्ट होगी तो किसका वॉल्यूम बढ़ेगा, एब्डोमेन का या फिर थोरैसिक का, है ना। तो यही चीज होती है, जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये कैसा बन जाता है, फ्लैट बन जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि ये चीज जो यहाँ पर है अब कहाँ पर आ गई, यहाँ पर शिफ्ट हो गई। और एब्डोमेन जो है उसका वॉल्यूम क्या होता है, कम हो जाता है। बट क्योंकि हमें हमारा फोकस कहाँ पर अभी तक रखना है, इस चेम्बर में, इस चेम्बर में क्या चेंजेस हो रहे हैं हम उस पर ही फोकस करेंगे। और इसका उल्टा ही इसमें हो रहा होगा, अगर ये इसका वॉल्यूम बढ़ रहा होगा तो इसका घट रहा होगा। बाकी फैक्टर्स जो इसमें हैं उस पर हमें अभी नहीं जाना है, फिलहाल के लिए हमें इस पे जाना है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, इनका ऐसे हम शॉर्ट में कहते हैं इसको आईसीएम, है ना। तो कौन कौन सी चीजें हेल्प करती है कॉन्ट्रैक्शन में, तो सबसे पहले तो डायफ्राम आ गया, है ना। और दूसरा जो है वो तुम्हारा रिब्स है। तो डायफ्राम में कौन से मसल्स प्रेजेंट थे, रेडियल मसल्स प्रेजेंट थे। यहाँ पे कौन से मसल्स होंगे, इंटरकोस्टल मसल्स होंगे। स्पेस बिटवीन टू रिब्स कॉल्ड इंटरकोस्टल स्पेस इन विच टू टाइप्स ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट। देखो दो रिब्स के बीच में जो स्पेस होती है वो कौन सी स्पेस होती है, इंटर मतलब दो, है ना, वैसे ही इसका मतलब वही है। तो दो रिब्स के बीच में प्रेजेंट जो स्पेस है उनको हम क्या कहते हैं, इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं। अब ये मसल्स भी दो तरह की होती है, ठीक है। एक्सटर्नल आईसीएम होती है और दूसरी कौन सी होती है, इंटरनल आईसीएम। तो बेसिकली रिब्स में मसल जो प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है, इंटरकोस्टल मसल्स होती है। वो भी कितने तरह की होती है, दो तरह की होती है। कौन कौन सी, एक्सटर्नल आईसीएम एंड इंटरनल आईसीएम। अब हम पढ़ते हैं एक एक करके दोनों के बारे में। हम लोग पहले पढ़ते हैं एक्सटर्नल आईसीएम के बारे में। By the contraction in these muscles, ribs and sternum shifts upward and outward, so the volume of thoracic increases in dorsoventral axis. So they help in inspiration. देखो अभी हम पढ़ने वाले हैं वैसे तो मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन, है ना। तो मुझे एक बात बताओ कि कभी भी अगर ग्रेडियंट के अलोंग फ्लो होगा तो फ्लूइड जो होगा किधर से किधर की तरफ फ्लो करेगा, लो से हाई प्रेशर की तरफ या हाई से लो प्रेशर की तरफ। हमेशा कहां से कहां फ्लो करता है, हाई से लो प्रेशर की तरफ। अब इसी इसी चीज को ऐसे याद कर लो, पीवी और एनआरटी, है ना, आइडियल गैस है, इसको हमने कांस्टेंट मान लिया। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब जब भी हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। वी डोंट हैव एनी मैकेनिज्म कि हम प्रेशर को ऑल्टर कर दें लंग्स के, कि एटमॉस्फेयर में अगर ऑक्सीजन का ये प्रेशर है तो हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हम प्रेशर को कोई मशीन लगाएं और उसमें उस प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम कर दें। तो हम इस चीज को कैसे अचीव कर पाते हैं, वॉल्यूम से। हमारे पास ये मैकेनिज्म है कि हम वॉल्यूम को ऑल्टर करते हैं, है ना। तो अगर हमें प्रेशर को कम करना है तो हमें वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। और आपको एक लाइन लिखी हुई मिलेगी एनसीईआरटी में कि कभी भी अगर इंस्पिरेशन हो रहा है तो जो ऑक्सीजन है उसका जो प्रेशर है
लंग के अंदर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर उसको हम कंपेयर करेंगे तो वो नेगेटिव प्रेशर होगा। ये वर्ड लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में कि वो नेगेटिव होगा। तो अगर हमें वॉल्यूम को बढ़ाना है तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, और एयर जो होगा वो अंदर की तरफ आ जाएगा। और वैसे भी किसी भी गैस का मूव करना किस पे डिपेंड करता है, उसके खुद के प्रेशर पे, दैट इज द पार्शियल प्रेशर। वो हम नेक्स्ट सेक्शन में डील करेंगे वो कैसे हो रहा है। फिलहाल के लिए हमें क्या करना है कि वॉल्यूम को बढ़ाना है ना, तभी हमारा इंस्पिरेशन जो होगा, मतलब हम एयर को अंदर की तरफ ले पाएंगे, है ना। तो एक तरीके से हमने वॉल्यूम बढ़ाया, कैसे बढ़ाया, जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि हमने डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया, वो कैसा हो गया, फ्लैट हो गया, तो जो वॉल्यूम था वो बढ़ गया। अब दूसरा जो है वो हम रिप्स में कॉन्ट्रैक्शन करवा के उसकी वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। तो आप ऐसे लेमन टर्म्स में याद कर सकते हो कि जो डायफ्राम है वो वॉल्यूम को कैसे बढ़ाता है, एंटीरियर पोस्टीरियर, इस डायरेक्शन में, और रिप्स जो होगा वो किसे बढ़ाएगा। ऐसे अगर हम लेमन टर्म्स में समझने के लिए कर लें तो डायफ्राम जो है वो किस डायरेक्शन में बढ़ाएगा, इस एक्सिस में बढ़ाएगा, ठीक है। और वैसे ये 3D है तो हम इसको कोई ऐसे लाइन तो ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, बट ऐसे समझने के लिए सोचो कि ये जो होगा ये डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में इसको क्या करवाएगा, इंक्रीज कराएगा। हम इसको अच्छे से समझेंगे डायग्राम के थ्रू जब हम इंस्पिरेशन पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, तो दो चीजें हमने यहाँ पर सीखी, कौन कौन सी, डायफ्राम के मसल्स विच आर रेडियल मसल्स, और रिब्स के मसल कौन कौन से, इंटरकोस्टल मसल्स, और मेनली कौन सा, एक्सटर्नल, ईसीएम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वही जो होता है उसके कॉन्ट्रैक्शन से जो वॉल्यूम होता है वो हमारा इंक्रीज होता है। हाँ, अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ते हैं हम, है ना, कि ब्रीदिंग जो है वो कैसे होती है ना, क्या क्या स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स टू स्टेजेस, इंस्पिरेशन ड्यूरिंग व्हिच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड एक्सपिरेशन बाय व्हिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। तो ब्रीदिंग बहुत ही सिंपल चीज है कि एटमॉस्फेरिक एयर को बाहर मतलब अंदर लो, और जो तुम्हारी बाई प्रोडक्ट है ना, जो मेनली क्या है, CO2 जो टिश्यूज ने प्रोड्यूस किया है उनको क्या करो, बाहर कर दो। तो अंदर लेने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन कहते हैं, और बाहर ले वो जो जाता है यार तो उसको क्या कहते हैं, एक्सपिरेशन कहते हैं। तो दो ही चीजें इसके अंदर, इंस्पायर करना और एक्सपायर करना। तो हम क्या करते हैं, इंस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हैं, कैसे होती है इंस्पिरेशन, ठीक है। देखो, इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी मतलब पल्मोनरी वर्ड किसके लिए आया है, लंग्स के लिए, है ना, is less than atmospheric pressure, so there is a negative pressure in the lungs than atmospheric pressure. Similarly, expiration takes place when intrapulmonary pressure is higher than that of atmospheric pressure. वही बात जो हमने पढ़ी अभी कि अंदर में कैसा प्रेशर होना चाहिए, नेगेटिव प्रेशर होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होना चाहिए अगर हमें क्या करना है, इंस्पायर करना है। और इसका वाइस वर्सा क्या हो जाएगा, एक्सपिरेशन हो जाएगा, उसके बारे में बाद में देखते हैं, अभी हम इंस्पिरेशन पे ही फोकस करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा इंस्पिरेशन जो है वो कैसे अचीव कर पाती है हमारी बॉडी। तो देखो, इसमें सबसे पहले एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि ये एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस कहने का क्या मतलब है, वी हैव टू गिव एनर्जी, हमें उसको करवाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, वो खुद ब खुद नहीं होगा, है ना। देखो, normally it takes around 2 seconds at the time of inspirations contraction in the diaphragm and external intercostal muscles takes place। अभी जो हमने पढ़ा है तो इसमें दो चीजें जो अभी हमको मार्क करनी है वो क्या, कि इंस्पिरेशन होने में कितना टाइम लगता है, और ये एक एक्टिव प्रोसेस है। और ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसमें ये क्या था कि इंस्पिरेशन होनी है, मतलब आपको क्या करना है, वॉल्यूम को बढ़ाना है। बढ़ाने के कितने तरीके हैं, दो तरीके, डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट कराओ और जो इंटरकोस्टल मसल्स, और मेनली कौन से वाले, एक्सटर्नल वाले, ठीक है ना, इनको क्या करवाना है, कॉन्ट्रैक्ट करा के और वॉल्यूम को बढ़ा लेना है। तो वही करते हैं, कैसे कैसे क्या चीजें अचीव होती हैं ये देखते हैं। तो देखो, डायफ्राम बिकम्स फ्लैट एंड इज पुश टुवर्ड्स द एब्डोमिनल कैविटी। यहाँ पे कौन सी कैविटी है, ये वाली कौन सी कैविटी है, और यहाँ पे नीचे कौन सी कैविटी है ये। तो आप ये डायग्राम देखो कि जो हमारा ये था डायफ्राम है, अब ये थोड़ा फ्लैट सा हो रखा है ना, ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसका जो वॉल्यूम है ये
इस एक्सिस में बढ़ रहा है ना। इस एक्सिस का क्या नाम है? एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। अब यहाँ पर जो है ये जो येलो कलर से बनाया हुआ है ना, ये क्या है तुम्हारे रिप्स और स्टर्नम है। ये आपको 3D में ही विजिबल हो पाएगा, आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा कि ऐसी ऐसी एनाटॉमी होगी इनकी, क्योंकि वो हम यहाँ पर दिखा नहीं सकते हैं। ये किधर की तरफ जा रहा है? इस साइड में, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में। बस आप ऐसे नाम याद कर लो कि एक्सिस इनकी कौन कौन सी है, दो एंटीरो पोस्टीरियर, उसमें कौन बढ़ा रहा है वॉल्यूम को? डायफ्राम। और डॉर्सोवेंट्रल में कौन बढ़ा रहा है? रिब्स के मसल्स जो है, और रिब्स के मसल ही हैं, और ये लिफ्ट इधर की तरफ हो रहा है। दोनों तरीके से क्या हो जा रहा है? वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो फिर क्या होगा कि बाहर से जो लंग्स में, बाहर से जो एयर है वो कहाँ पे होगी प्रेजेंट? आइए कहाँ पर? लंग्स में, है ना। तो दो ही काम है, बहुत ही बेसिक सा काम है कि वॉल्यूम जो है उसको क्या करना है? बढ़ा देना है। दो लोगों ने मिलके बढ़ाया है ना। एक ने बढ़ाया एंटीरो पोस्टीरियर में और दूसरे ने बढ़ाया डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में। डायफ्राम ने कहां पर बढ़ा दिया? एंटीरो पोस्टीरियर में। और ये जो रिब्स के मसल्स है कहां पे बढ़ा दिया इन लोगों ने? डॉर्सोवेंट्रल में। अब क्या करना है कि हमें थोड़ा सा और वैसे देख लो जो हम पढ़ भी चुके हैं, कौन सी मसल्स होती हैं डायफ्राम में? रेडियल मसल्स होती हैं। कौन सी मसल्स होती हैं रिब्स के अंदर में? इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ गया ये? अब आगे की तरफ करते हैं। अब देखो ये है हमारा एक्सपायरेशन। तो मुझे एक बात बताओ, अगर कोई भी मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होगी तो रिलैक्स तो वो खुद ही हो जाएगी। वो तो नेचर है ना मसल का कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हुई है तो रिलैक्स अपने आप ही हो जाएगी। तो क्या हमें इसको करने के लिए एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, क्योंकि मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड हैं ऑलरेडी, तो उन्हें वैसे ही क्या करना है? रिलैक्स्ड होना है। तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो प्रोसेस है इसमें ज्यादा टाइम लगेगा इंस्पिरेशन से या कम टाइम लगेगा? ऐसे कॉमन सेंस से सोचने की बात है, ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये क्या है? ये खुद ही हो रहा है, हम इसमें कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, है ना। और खुद ब खुद अगर कोई चीज हो तो टाइम तो कम से कम ज्यादा लगता है, और हम इसमें कुछ लगा भी नहीं रहे, हमारे कुछ एक्सपेंसेस भी नहीं है। तो ये कितनी देर तक होता है? 3 सेकंड के लिए। और इंस्पिरेशन कितनी देर तक के लिए होता है? 2 सेकंड के लिए। तो इसमें वही चीज लिखी हुई है, नॉर्मल एक्सपिरेशन इज अ पैसिव एक्टिविटी, है ना, ये खुद ही हो जाता है। जबकि इंस्पिरेशन क्या है? इसका कॉन्ट्रास्ट है। वो कैसी प्रोसेस है? एक्टिव है। It takes around 3 seconds during expiration. Contraction in any muscle does not take place. क्यों होगा कॉन्ट्रैक्शन? है ना, वॉल्यूम को हमें क्या करना है? घटाना है, ताकि प्रेशर जो है वो क्या हो? बढ़ जाए। During expiration, relaxation in diaphragm and external intercostal muscles takes place. As a result of this relaxation, diaphragm, sternum and ribs attain their actual position, normal position जो है, due to which the volume of thoracic जो होता है वो increase, जो हमने पढ़ा है वही चीज है। अब देखो, नॉर्मल ब्रीदिंग को हम क्या कहते हैं? एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं। तो अगर एब्डोमिनल ब्रीदिंग लिख के आए तो उसे डरना नहीं है, नॉर्मल ब्रीदिंग है, उसको क्या कहते हैं? एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं। Sorry. We have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles. This is called forceful breathing. तो ये तो पता ही है कि अगर आपके पीछे कुत्ता पड़ जाए तो आप बहुत जोर जोर से भागोगे, है ना। तो फोर्सफुल इंस्पिरेशन आप कर सकते हो, ये एबिलिटी आपके अंदर है, ठीक है। तो ये हमने ऐसे कंपैरिजन के लिए रख रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें क्या हो रहा है, डायफ्राम जो है किधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है? एब्डोमेन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर जो होगा वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसमें देखो डायफ्राम जो है वो क्या हो रहा है? अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ रहा है, मतलब किस शेप में आ रहा है? डोम शेप जो है उसको अचीव कर रहे हैं, है ना। वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर जो होगा क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो CO2 मतलब एयर जो है वो क्या होगा? बाहर की तरफ चला जाएगा। ये जो एरो आपको दिख रहे हैं वो क्या एयर के मूवमेंट्स को दिखा रहे हैं, ठीक है, इसमें बाहर की तरफ जा रहा है। इसमें ये जो एरो आपको दिख रहे हैं वो क्या है? बेसिकली एयर के मूवमेंट से दिखा रहे हैं कि एयर जो है वो अंदर की तरफ आ रहा है। अब हम लोग थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं कि क्या क्या रिस्पिरेटरी कैपेसिटीज होती हैं, क्या क्या वॉल्यूम होती है। तो एक इंस्ट्रूमेंट आता है, ठीक है, जिससे हम मेजर करते हैं, उसका क्या नाम होता है? स्पायरोमीटर। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लंग्स में अगर कोई
डिसऑर्डर है, जब तक कि वो सिम्टम्स एक्सटर्नली अपीयर ना हो जाए, तो हम बहुत अच्छे से पता कर सकते हैं इन वॉल्यूम्स की हेल्प से कि जो हमारी फिजियोलॉजी है वो पूरी नॉर्मल चल रही है नहीं चल रही है। तो एक एक करके इन वॉल्यूम्स को थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं IVR। क्या ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन ओवर टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम कहाँ चला गया, अच्छा टाइडल वॉल्यूम यहाँ पर है, ठीक है। सबसे पहली वॉल्यूम जो हम पढ़ते हैं वो कौन सी पढ़ते हैं, टाइडल वॉल्यूम। देखते हैं कि ये क्या है। इट इज द अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, इट्स वैल्यू ऑफ मैन। ये वैल्यू आपको याद करना है, इसका कोई वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल, ये आता है पेपर में और इसको याद ही करना है, ठीक है। तो इट इज द अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, मतलब टाइडल वॉल्यूम क्या है कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आप इंस्पायर भी कर रहे हो और एक्सपायर भी कर रहे हो, वो वॉल्यूम क्या होती है। मतलब दोनों ही है इसमें, आई और ई दोनों ही है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों ही इन्वॉल्व है। और उसकी वैल्यू जो होगी आप वो देख सकते हो, 500 ml इसकी वैल्यू होगी, है ना। और अभी हमने पढ़ा भी था कि द पोर्शन ऑफ एयर विच रिमेन्स इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज कॉल्ड डेड स्पेस वॉल्यूम। और वो वॉल्यूम कितनी होती है, कहाँ पर ये होती है रिजर्व, लंग्स के किस पार्ट में, ये बताओगे आप मुझे, ये हमने पढ़ रखा है। कहाँ पर होती है ये रिजर्व, इन योर ब्रोंकियल ट्री, है ना, जिसमें वो रिंग्स प्रेजेंट होते हैं और जो कभी हाँ ये एक्सचेंज में कभी इसका रोल नहीं होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डेड स्पेस वॉल्यूम। और कहाँ पर होती है ये, ब्रोंकियल ट्री में होती है। देखो, अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 टू 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट, है ना। अब पढ़ते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखो ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन ओवर टाइडल वॉल्यूम। ये क्या होती है कि अगर मतलब आप बहुत ही फोर्स लगा के कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर को इंस्पायर कर सकते हो, वो क्या है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अच्छा एक मुझे बात बताओ, रिजर्व का क्या मतलब है, कि आप कितनी सारी चीजें रख सकते हो ना अपने अंदर, और इंस्पिरेटरी का क्या मतलब है, अंदर। तो फोर्सिबल मतलब एकदम जितना बल लगा के तुम रख लो अपने अंदर, वो क्या है तुम्हारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। उसी तरीके से एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड ओवर टाइडल वॉल्यूम बाय मोस्ट फोर्सिबल एक्सपिरेशन। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1000 से 1100, इसकी कितनी होती है 2500 से 3000। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इनसाइड द लंग्स आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन। रेसिड्यू का क्या मतलब होता है, बच जाना। तो बच जाना वॉल्यूम हम कब देखेंगे, जब जितना हो सके जितना बल लगा के और तुम एयर को एक्सपेल्ड आउट कर दो, तब भी लंग्स के अंदर एयर जो है वो बच जाता है, और उसको हम क्या कहते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1100 से 1200, है ना। अब ये कैपेसिटीज होती हैं, ये वॉल्यूम को ऐड करके हम कैपेसिटीज को निकालते हैं। तो इंस्पिरेटरी वॉल्यूम में क्या होगी, तो मुझे एक बात बताओ, इंस्पिरेटरी वॉल्यूम में टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर है पर्सन कैन इंस्पायर ड्यूरिंग नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो इंस्पिरेटरी में क्या क्या चीज होनी चाहिए, एक तो इंस्पिरेशन वाली और दूसरा टाइडल, क्योंकि उसमें तो दोनों था, तो उसको जोड़ दो, ये आ जाएगी। ये वैल्यूज जो होती है ना ऐसे डायरेक्ट नहीं आती है, तो तुम्हें वॉल्यूम याद करना है, कैपेसिटी याद करने की कोई जरूरत नहीं। कैपेसिटी में बस तुम्हें ये याद करना है कि किसका किसका कॉम्बो होता है ना। एक्सपिरेटरी में क्या होगा, टीवी प्लस ईआरवी होगा, ठीक है। फंक्शनल रेसिड्यूअल में क्या होगा, ईआरवी प्लस आरवी होगा। तो ये एक दो बार आप लिख के प्रैक्टिस करो, है ना, फिर ये हो जाएगा। ये वही सारी कैपेसिटीज नहीं है। अब हम पढ़ते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या क्या है, कहाँ पर होती हैं। तो बहुत ही तब से हम यही पढ़ रहे हैं, पूरा लेक्चर ही यही है, और हमने शुरुआत भी आज ही कहाँ से की थी, एल्व्यूलाई से ही करी थी। ये क्या होती है, प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। तो ब्लड और टिश्यू के बीच में भी होती है, तभी तो जाएगा ऑक्सीजन टिश्यू को मिलेगा, और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड तभी तो ब्लड में आएगा, और फिर वो लंग्स में आके एक्सचेंज हो जाएगी। तो हमारा एक्सचेंज कहाँ पर होता है, दो जगह होता है, जैसे हमने सर्कुलेशन में पढ़ा था, दो जगह होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन, एक लंग्स और हार्ट के बीच में, और हार्ट और टिश्यूज के बीच में। बिल्कुल वही चीज है यहाँ पर, वही चीज नहीं है, मतलब ऐसे कंपेयर कर सकते हो कि यहाँ पर भी एल्व्यूलाई और ब्लड वेसल्स के अंदर होती है, और दूसरा ब्लड वेसल्स और टिश्यूज के अंदर होती है, ठीक है।
एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन लंग्स इज डन बिटवीन एल्वुलर एयर एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अगर लंग्स में है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा ना, उस वो ब्लड जो जाएगा प्योर होने के लिए तो वो क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ही होगा, है ना। तो गैसियस एक्सचेंज इज अ पैसिव एक्टिविटी, इट इज डन बाय सिंपल डिफ्यूजन। मतलब गैसियस एक्सचेंज जो है मतलब उसमें कोई वो नहीं है, बिल्कुल आराम से हो जाता है। ये किससे, डिफ्यूजन से हो जाता है। डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ एवरी गैस इन ब्लड एंड इन एयर इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, एक गैस है, ठीक है, उसमें एक इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होगा उसको क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर। अब मान लो कि एक एक ये यहाँ पर एक चेम्बर है, इसके अंदर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और बहुत सारे और भी गैसेस हैं, और इनका सम टोटल जो है वो कुछ 120 के करीब है। 120 तो मैंने बहुत कम बोल दिया, 320 के करीब है। तो अब तुम्हें इस 320 को देख के थोड़ा ना पता चलेगा कि इसमें नाइट्रोजन की क्या है प्रेशर, ऑक्सीजन की क्या है। तो इनकी इंडिविजुअल प्रेशर को क्या कहेंगे, पार्शियल। अब ये एक टेबल बना हुआ है, इस टेबल में बस एक ही चीज तुम आराम से देख सकते हो। तुम्हें बस दिमाग में एक ही चीज रखनी है कि दो जगह हमारा एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन ब्लड और टिश्यू, और फिर से ब्लड और एल्वुलाई। तो ब्लड जो टिश्यू के पास लेके जा रहा है वो कैसा ब्लड है, प्योर ब्लड है, और ब्लड जो एल्वुलाई के पास आ रहा है वो कैसा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है। तो एक बात बताओ कि अगर ब्लड को टिश्यूज के पास जाना है तो उसको क्या देना है, ऑक्सीजन डिलीवर करना है। तो ऑक्सीजन का प्रेशर टिश्यूज के अंदर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और ब्लड के अंदर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी तो वो फ्लो कर पाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखा और यहाँ पे हमने क्या देखा, टिश्यू देखा। तो तुम एक बात बताओ, टिश्यू में इसका प्रेशर कितना है, 40 है, और कैपिलरी में कितना है, 95 है। तो ये कम है, तो ऑक्सीजन आराम से टिश्यू की तरफ चला जाएगा। अब वही चीज हम देखते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से एक्सचेंज करना है, एल्वुलाई से करना है। ये लंग्स में आएगा तभी तो ये प्यूरिफाई होगा ना। तो देखो यहाँ पर इसमें कितनी इसकी प्रेशर है, 40 है, और इस यहाँ पर कितनी है, 104 है। क्या है, आराम से ये इसमें जा सकता है कि नहीं, O2, है ना। अभी हम ऑक्सीजन की ही बात कर रहे हैं, CO2 पे हम नहीं आए, ऑक्सीजन पे बात कर रहे हैं। तो ये दो एक्सचेंज हो गए, एक यहाँ पे ये दो एक्सचेंज हो गए, एक इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हो गया, और दूसरा कहाँ पर हो गया, ठीक है। यही एक्सचेंज तुम्हें पढ़ना है, और ये तो तुम्हें बट ऑब्वियस पता है कि एल्वुलाई तुम्हारा कोई रिजर्वॉयर नहीं है जहाँ पे ऑक्सीजन कभी खत्म ही नहीं होगा, उसको खुद भी लेना है एटमोस्फेयर से। तो यहाँ पे भी एक बार एक्सचेंज होगा, है ना। तो बस ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हें ऐसे नहीं है कि इस डेटा को याद करना है, इस डेटा पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है और वैसे ही समझ आ जाएगा। बस इतना तुम्हें याद रखना है कि इसको ऑक्सीजन देना है या फिर इसको कार्बन डाइऑक्साइड देना है। जिस जो भी गैस फ्लो करेगी और जिस ऑर्गन में फ्लो करेगी वो प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, दैट्स इट, है ना। यही कॉन्सेप्ट रखना है। अब वही बात इन्होंने लैंग्वेज में करके लिख दी है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो एल्वुलाई में क्या है, ज्यादा है, और ब्लड जो है उसमें क्या है, कम है। तो ऑक्सीजन आराम से ट्रांसफर हो जाएगा। सो ऑक्सीजन ट्रांसफर कहाँ से हो जाएगा, एल्वुलाई से आर्टीरियल एयर में। अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं, बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ में आएगा। ये तुम्हारा क्या है, एल्वुलाई है ना, ये तुम्हारा हार्ट है, और ये तुम्हारे बॉडी टिश्यूज हैं, इतना तो सबको पता है। ये सिस्टमिक वेन्स हैं, ये आर्टरीज हैं, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरी, आई थिंक इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जो टेबल हमने वहां पर बना रखी थी इसको डायग्रामेटिकली यहाँ पर क्या करा गया है, रिप्रेजेंट करा गया है। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं पल्मोनरी आर्टरी जो होती है हमारी, कैसी ब्लड को कैरी करती है, ये क्या है, आर्टरी का एक्सेप्शन है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो एक बात बताओ, यहाँ पर कौन सा गैस जो होगा वो एक्सचेंज होने वाला होगा लंग्स के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर देखते हैं, ये कितना है, 40 mm है, और यहाँ पर कितना है, 45 mm है। तो क्या होगा, किधर की तरफ फ्लो करेगा, 45 से 40 की तरफ, बस ये इसमें एक्सचेंज हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेम चीज इसका रिवर्स है। मतलब जो चीज हमने वहां पे टेबुलर फॉर्म में पढ़ा है वही चीज यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आप आराम से याद कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत। अब हम लोग पढ़ते हैं कि अब एक बात बताओ, दोनों गैसेस पे ही हम अभी अपना ध्यान रखते हैं।
ठीक है। बट कभी हम देख रहे हैं कि एक गैस जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से डिफ्यूज हो जा रहा है और दूसरा जो है वो नहीं डिफ्यूज हो पा रहा है। मतलब हम चाहते हैं कंपैरिजन इन दोनों के बीच में, और हम ये भी देखना चाहते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। तो देखो, डिफ्यूजिंग कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन एंड द पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। तीन चीजें याद करनी है डिफ्यूजन के लिए। क्या क्या वो तीन चीजें हैं? पहली क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। दूसरी क्या है? थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। और तीसरी क्या है? बस एकदम उंगली पे याद होनी चाहिए, क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, मेम्ब्रेन की, और दूसरा क्या है? पार्शियल। मुझे एक बात बताओ, एक चीज जो दोनों या फिर किसी भी गैस के लिए इन तीनों में से कॉमन होने वाली, वो क्या है? पार्शियल प्रेशर तो सबका अलग अलग होगा ना, कोई चीज जो कॉमन है। थिकनेस, मेम्ब्रेन तो चेंज नहीं होने वाला है ना हर गैस के लिए, वही मेम्ब्रेन रहेगा। अंतर क्या क्या हो सकता है कि वो गैस कितना ब्लड के अंदर सॉल्युबल है, कितना सॉल्युबल नहीं है, ये अंतर हो सकता है। उसके प्रेशर में अंतर हो सकता है। थिकनेस तो चेंज नहीं होने वाली है, बट थिकनेस अफेक्ट करती है, कंपैरिजन के लिए नहीं है, बट वैसे ये अफेक्ट करती है। तो देखो, as the solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than O2, the amount of CO2 that diffuses through the diffusion membrane per unit difference in the partial pressure is much higher than compared to O2. diffusion membrane, देखो इसमें ये क्या कहना चाह रहा है कि जो CO2 है ना, उसकी सॉल्युबिलिटी पे हमने बताया ही कि डिपेंड करती है डिफ्यूजन। इसकी सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन से 20 से 25 गुना ज्यादा है। तो ब्लड रखा हुआ है, उसके पास दो गैसेज है, एक ऑक्सीजन और एक CO2, तो वो कौन सा लेगा? क्यों? क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है, वो आते ही उसमें मिक्स हो जाएगा, सॉल्युबल होगा, वो लेके चली जाएगा, वो क्यों ऑक्सीजन का वेट करे, है ना। तो इसलिए ये जो है, इसकी डिफ्यूजन जो होती है वो ऑक्सीजन से क्या होती है? ज्यादा होती है। वैसे अच्छी चीजें वैसे भी कम होती है ना, है ना। तो इसलिए ऑक्सीजन का डिफ्यूजन थोड़ा कम है कंपेयर टू CO2। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो होता है वो 3 मेजर लेयर होती है उसके अंदर। कौन सी होती है? थीन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, और एक बेसमेंट सब्सटेंस उन दोनों के बीच में होता है। बहुत ही इजी चीज है, तीन ही चीज है। एक एल्वियोलाई है, दूसरा क्या है? ब्लड कैपिलरी है। ब्लड कैपिलरी का क्या लिया? एल्वियोलाई का क्या लिया? एपिथेलियम। और दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है? यही बात यहाँ पर इन्होंने लिखी हुई है। देखो, ये तुम्हारी ब्लड कैपिलरी है, इसमें रेड ब्लड सेल्स फ्लो हो रहे हैं, इसमें बेसमेंट सब्सटेंस भरा हुआ है, ये कैपिलरी है, ये वॉल है, ये कैविटी है, वो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है। ये तुम्हारी आरबीसी है ना, ये कैपिलरी तुम्हारी है, ये एल्वियोलाई का एक पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? इसका एंडोथेलियम। तो ये जो ऑक्सीजन होगा वो एल्वियोलाई से कहाँ पर आएगा? रेड ब्लड सेल्स के अंदर। और CO2 जो होगा वो क्या होगा? बाहर की तरफ जाएगा। बस। चलो, एक ये जो टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, इसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को। कई बार ऐसा होता है CO2 पता नहीं ट्रांसफर हो रहा था कि O2 ट्रांसफर हो रहा था, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इतने आसानी से पढ़ेंगे, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में पढ़ेंगे और बिना किसी कंफ्यूजन के पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, blood is the medium of transport for O2 and CO2. About 97% of O2 is transported by RBC in the blood. एक ब्लड ही ऐसा मीडियम है जिससे ये दोनों गैसेस ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इनके अमाउंट में डिफरेंस आता होगा कि कितना अमाउंट जो आरबीसी है वो जा रहा है और कितना अमाउंट है CO2 वो जा रहा है। तो अभी हम लोग O2 के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारा O2 है, ये आरबीसी में ही जाता है। आरबीसी में भी किसके थ्रू? हीमोग्लोबिन के थ्रू। आरबीसी में ये हीमोग्लोबिन पे बैठता है और चले जाता है ना। तो कितना परसेंट किस फॉर्म में जाता है? और अभी हमने पढ़ा था कि जो ब्लड की जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी होती है वो भी डिफाइन करती है इनकी डिफ्यूजन रेट को। तो अब अगर ये ब्लड में आ रहा है तो कुछ अमाउंट तो ब्लड में भी सोल्यूबल हो जाएगा। किस में सोल्यूबल हो जाता है वो? आरबीसी को तुमने निकाल ही दिया, यही लेके जा रहा है ना, तो बचा क्या ब्लड का कंपोनेंट? प्लाज्मा। तो 3% जो होती है वो किस फॉर्म में जाती है? प्लाज्मा में जाती है, डिसॉल्व स्टेट में। तो ये चीज हमें देखनी है कि जो 97% आरबीसी में जा रही है वो किस फॉर्म में जा रही है, ये पढ़ना है हमें। और तीसरा तो 3% जो जा रही है वो तो प्लाज्मा में घुली गई है, ठीक है।
तो इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। अब हम CO2 के बारे में ही पढ़ते हैं कि CO2 कैसे जाती है। ये भाई ऐसे जाती है, तीन चीजों में ये जाती है। तो ये 97% किस फॉर्म में जा रहा था, आरबीसी लेके जा रही थी, तो ये 97 की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाता है, 20 से 25%। ठीक है, और मोस्टली जो होता है वो किस फॉर्म में जाता है, बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में। कितना परसेंट बच गया, अब वो किस फॉर्म में जाएगा, उसका डिजोल्व कितना हो रहा है, इसका देख रहे हो कितना हो रहा है, 7% हो रहा है। 7% ये किस फॉर्म में जा रहा है, डिजोल्व में जा रहा है, ये 3%। आरबीसी 97, आरबीसी 20 से 25 और ये 70%। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में पढ़ते हैं। एज मच ऑक्सीजन कंबाइंस इन ब्लड फ्रॉम एयर इट इज अप्रोक्सीमेटली 3% डिजोल्व इन द प्लाज्मा। वही चीज लिखी है कि इतने सारे अगर आ रहे हैं तो 3% उसमें सॉल्युबल हो जाता है। 97% oxygen combine with hemoglobin to form oxyhemoglobin. O2 can bind with Hb in reversible manner to form oxyhemoglobin. देखो अभी हम इसमें जितने रिएक्शंस पढ़ेंगे ना वो सारे के सारे कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होंगे। सारे कैसे होंगे, रिवर्सिबल होंगे। मतलब क्या है कि वो रिवर्स डायरेक्शन में भी उसी स्पेस में बन रहे होंगे। वो हमने अपनी सुविधा के लिए इनको अलग अलग करके पढ़ा है, बट कभी ऐसा नहीं होता है, सारे प्रोसेस साइमल्टेनियस चल रहे होते हैं। तो अब हम थोड़ा सा हीमोग्लोबिन के बारे में बात करते हैं, है ना, कि हीमोग्लोबिन क्या होती है। जो हीमोग्लोबिन होती है वो एक रेड कलर की आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होती है ना। थोड़ा सा जानने की कोशिश करो हीमोग्लोबिन, इसकी इसमें ही देखते हैं। ये दो चीज से बना हुआ है, हीम और ग्लोबिन। हीम जो होता है बेसिकली ये क्या है, आयरन कंपोनेंट है, और ग्लोब्यूलिन जो क्या है, ये क्या है, प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन का रेड मतलब सॉरी आरबीसी का रेड कलर किस वजह से होता है, इसी हीमोग्लोबिन की वजह से होता है ना। और ये क्या है, एक पिगमेंट है। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में देखते हैं कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो उसके मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा और पढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर ये वाला रिएक्शन जो होता है हम यहाँ पर आएंगे, इस स्लाइड में फिर से आएंगे, थोड़ा सा हीमोग्लोबिन के बारे में जान लें। उसके बाद देखो हीमोग्लोबिन जो होता है वो 4 यूनिट से बना होता है। कितने यूनिट होते हैं हीमोग्लोबिन के अंदर, 4 यूनिट होते हैं। Each unit has 1 Fe in +2 state. Each hemoglobin molecule can carry a maximum of 4 molecules of oxygen. देखो ये कितने मॉलिक्यूल से बना है, 4 मॉलिक्यूल से। आयरन की वैलेंसी क्या होती है यहाँ पर, +3 अगर आ जाए तो वो क्या है ना, वो गलत है, फिर वो हीमोग्लोबिन का तो कंटेंट नहीं है वो, है ना। और एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितना कैरी कर सकता है, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर ऐसे कि 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो कितना कैरी कर सकता है, 4 कैरी कर सकता है। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। ये एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है और इसने कितने ऑक्सीजन कैरी करे हैं, है ना। और यहाँ पे क्या बनना है, इसको क्या कहते हैं, ऑक्सी, ये क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है, कैसे कितनी क्वांटिटी होती है वो पढ़ते हैं। तो देखो 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट 1.3 ml ऑफ ऑक्सीजन, है ना। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ml ऑक्सीजन करेगा, ऐसे करते हैं यहाँ पर, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, ठीक है, कितना करेगा 1.3 ml में क्या, ऑक्सीजन। अब हम बात करते हैं कि 100 ml ब्लड को कंसिडर करते हैं, कितना, 100 ml ब्लड को हम कंसिडर करते हैं। इसमें ऑलमोस्ट 15 ग्राम क्या होता है, क्या होता है हमारा, हीमोग्लोबिन होता है। तो 100 ml ब्लड जो होगा वो कितना ऑक्सीजन को कैरी करेगा, ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको करना है और जल्दी से करके बताना है। अब in conducting cycle blood gives about 25% of O2 to tissue, so every 100 ml of blood ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of
ऑक्सीजन टू द टिश्यू। वही बात जो मैंने पूछी थी वो मैंने बता ही दी आप लोगों को, है ना। यहाँ पर आ जाते हैं कि 100 ml कितना ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर सकता है। कुछ चीजें याद करनी है, ऐसे हौच पौच सा हो गया होगा तो मैं एक बार रिवाइज कराती हूँ। एक बात बताओ, हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल कितना ऑक्सीजन ले जाएगा? कितना लेके जाएगा? 4 मॉलिक्यूल ले जाएगा। अब 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ml ऑक्सीजन को करेगा? ठीक है, तो 15 ग्राम कितना करेगा? जो 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में है कितना? 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। या तो ऐसे याद कर लो कि 100 ml ब्लड जो होगा वो 20 ml ऑक्सीजन को डिलीवर करेगा, या फिर ऐसे याद कर लो कि 15 ग्राम हीमोग्लोबिन जो होगा वो 20 ml ऑफ ब्लड को डिलीवर करेगा। ठीक है, in a conducting cycle blood gives about 25% O2 to the tissue, so every 100 ml of blood oxygenated blood can deliver around 5 ml of, तो वैसे तो कर सकता है 20 ml, लेकिन वो अपना 25% ही क्या करता है, सिर्फ टिश्यूज को देता है। तो कितना होगा? 5 ml। ठीक है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में ये इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ है कि ये 20 ml कर सकता है, पर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में ये कितना करता है? 5 ml, क्योंकि ये सिर्फ अपना 25% ही डिलीवर करता है। डेटा थोड़े कंफ्यूजिंग से लग सकते हैं, एक दो बार लिख के प्रैक्टिस करने से बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, बट पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर अदर फैक्टर्स व्हिच इंटरफेयर्स विद द बाइंडिंग। देखो, ये क्या कहना चाह रहा है कि अभी जैसे हमने पढ़ा कि 2 गैसेस हैं, है ना, और हीमोग्लोबिन के साथ ही उनको बाइंड करके जाना है, तो दोनों में एक कॉम्पिटिशन है कि नहीं मैं जाऊंगा या फिर वो कहे कि मैं जाऊंगा, तो हीमोग्लोबिन किसको लेके जाएगा? जो उसके साथ ज्यादा कंपैटिबल होगा, जिसकी सेलेबिलिटी ज्यादा अच्छी सी होगी, है ना, ऐसा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का है वो ही सिर्फ हीमोग्लोबिन से उसकी बाइंडिंग को अफेक्ट करता है, तो ये बात क्या है? गलत है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि आप नीट का पेपर देने बैठ रहे हो, है ना, और आप बहुत अच्छा कर रहे हो, है ना, बट सीट जो है वो उतनी ही है, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सीट है, तो आपका जो वो है परफॉर्मेंस है वो दूसरे बच्चे के परफॉर्मेंस से भी कहीं ना कहीं लिंक्ड है। अगर दूसरा बच्चा आपसे भी अच्छा कर जाता है तो फिर आपका वहां पर वो सीट आपको नहीं मिलेगी। तो आपका खुद का नंबर तो है ही वैलिड, बट दूसरे बच्चे का नंबर भी क्या है? वैलिड है। इसी को हम क्या कहते हैं? कंपटीशन कहते हैं, कि चीजें बहुत ही लिमिटेड हो पर उसको चाहने वाले बहुत ज्यादा हो। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी वही चीज है कि इसका पार्शियल प्रेशर तो प्राइमरीली वही रिलेटेड है। अब एक बात बताओ, तुम नंबर ही 700 में लेके आ जाओ 100 नंबर, तुम वैसे ही आउट हो, बाकी बच्चों को छोड़ो, पर तुम 700 में 612 नंबर लेके आओ, ठीक है, और कोई बच्चा है उसके 618 नंबर आ गए हैं और एक ही सीट है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा सिलेक्शन उसकी वजह से अफेक्ट हो रहा है ना। तो वही चीज यहाँ पर थोड़ी सी हम देखते हैं कि पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का है, H+ का कॉन्सेंट्रेशन है, और टेम्परेचर जो है वो भी क्या करता है, इसके ट्रांसपोर्ट को वो करता है। तो बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में कैरी करते हैं, अभी के लिए हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।